नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गंगाधर वाकर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। और मैथ्स सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति लेसन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ऐसा टॉपिक जो कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये कितने इसमें फॉर्मूले हैं, सबसे पहले इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नाम है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं हम? क्षेत्रफल की। तो किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, किसी भी वस्तु है उसका जो तल है उसके द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो कहीं भी आप नोट कर सकते हो, किसी भी वस्तु के तल द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये मार्कर पेन है, इसको अगर इस प्रकार से रखेंगे तो इसकी जो ये सतह है इसके द्वारा घेरा गया स्थान इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इस प्रकार से रखेंगे तो इस तल द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इसके बाद है आयतन। किसी भी एक वस्तु में दूसरी वस्तु को भरने की क्षमता, द्रव्यमान घनत्व क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब देखो, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में बात करने से पहले हम पढ़ेंगे आकृतियों के बारे में। और आकृतियां होती है दो प्रकार की, एक तो बोलते हैं हम 2D आकृति और एक होती है 3D आकृति। 2D आकृति पढ़ा होगा आपने, 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, द्विविमीय आकृतियां। द्विविमीय आकृतियां। और 3D होता है त्रिविमीय आकृतियां। त्रिविमीय आकृतियां कौन सी कैसी होती है? देखो, 2D आकृतियां, द्विविमीय आकृतियां वे आकृतियां जिनमें केवल दो विमाएं होती है। दो विमाएं होती है। दो विमाएं कौन कौन सी? लंबाई और चौड़ाई। ऐसी आकृतियां जिनमें दो विमाओं, लंबाई और चौड़ाई, वो कौन सी होती है? द्विविमीय आकृति होती है, 2D आकृति होती है। उदाहरण देके चले हम तो क्या क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे इत्यादि। ये सभी किस में आते हैं? 2D आकृतियों में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं 3D आकृति की। ऐसी आकृतियां जिनकी तीन विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कौन सी होती है? त्रिविमीय आकृतियां होती है। कौन सी होती है? त्रिविमीय आकृति होती है। उदाहरण लेके चलेंगे तो देखो, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक इत्यादि। ये सभी कौन सी है? त्रिविमीय आकृतियां हैं। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। क्षेत्रफल किसी भी वस्तु के तल द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो आकृतियां। आकृतियां दो प्रकार की होती है, द्विविमीय आकृतियां और त्रिविमीय आकृतियां। द्विविमीय आकृतियां वे आकृतियां होती है जिनकी दो विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। और इनके उदाहरण देखेंगे तो आयत, वर्ग, वर्त, चतुर्भुज इत्यादि। त्रिभुज भी आ जाएंगे। त्रिविमीय आकृतियां वे आकृतियां होती है जिनकी केवल तीन विमाएं होती है, वो त्रिविमीय आकृति कहलाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उदाहरण में देखेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्न इत्यादि। ये सब क्या है? द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट है, हम एक एक आकृति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सी आकृति के बारे में कितना कुछ दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है उतना कंप्लीट डिटेल से देखिए। सबसे पहले बात करेंगे हम त्रिभुज की। द्विविमीय आकृतियों की बातें करते हैं। देखो, द्विविमीय आकृतियां जिनकी दो विमा होती है वो द्विविमीय आकृतियां होती है। और द्विविमीय आकृतियों का केवल क्या होता है?
क्षेत्रफल होता है। और जो त्रिविमीय आकृतियां होती है उनका क्या होता है, क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीजें होती है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। देखो संक्षेप में बता रहा हूं, फुल डिटेल से नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट बताएंगे क्योंकि ये चीजें आप पीछे पढ़ चुके हो। त्रिभुज, अगर त्रिभुज के प्रकार पूछे, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बात करते हैं तो त्रिभुज के प्रकार होते हैं दो, नंबर 1 और 2। नंबर 1 तो होता है भुजा के आधार पर और नंबर 2 होता है कोणों के आधार पर। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। अगर पूछे त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं तो अवयव होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। 3 तो भुजा के आधार पर और 3 ही कोणों के आधार पर। कितने होते हैं, 6 होते हैं। भुजा के आधार पर कौन कौन से देखिए, भुजा के आधार पर तीनों। सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और 2 नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज और 3 नंबर पे आता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज 3 होते हैं। इस पे होते हैं 3 न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इस पे भी 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज लिख देना इनके आगे, ये कोण भी होते हैं वैसे त्रिभुज। अब देखो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इनमें तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समान समान बहुमानी भुजा, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ये कोई त्रिभुज हमारे पास, ये भुजा 2 सेंटीमीटर की तो ये भी 2 सेंटीमीटर की तो ये भी 2 सेंटीमीटर की। ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। यदि तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। संगत कोणों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें देखो समानी समान द्विमानी दो बहुमानी भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसकी ये दो भुजाएं बराबर हो सकती है, ये दो भुजाएं बराबर हो सकती है, या फिर ये दो भुजाएं बराबर हो सकती है। वो क्या होता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इनकी दो भुजाएं बराबर होती है तो दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। देखो विषमबाहु की, विषम का अर्थ होता है अलग अलग। विषम का अर्थ क्या होता है, अलग अलग बहुमानी भुजा, जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, सभी भुजाएं अलग अलग हो, सभी अलग अलग भुजाएं हो, वो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद देखो न्यूनकोण, न्यूनकोण त्रिभुज, न्यून का अर्थ होता है छोटा, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाता है, आपका न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद बात आती है अधिक कोण की। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, वो क्या होता है, आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। अब देखो इनके बारे में, इनका क्षेत्रफल और इनका परिमाप। सबसे पहले बात करते हैं परिमाप की। परि का अर्थ होता है चारों ओर, माप का अर्थ है मापना। किसी भी आकृति की भुजाओं को मापकर उनका योग करना क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो देखो
अगर समबाहु त्रिभुज है तो आपका परिमाप होता है 3 गुना भुजा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपका परिमाप होता है 2 गुना भुजा। यहाँ पे समान भुजाएं लेंगे और प्लस भुजा, ये जो अलग भुजा है उसको लेंगे। अगर विषम बाहु है तो विषम बाहु के लिए आता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तीनों भुजाओं को ही जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। यदि समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सबसे ज्यादा त्रिभुज के क्षेत्रफल का इसी का प्रयोग करते हैं। यदि समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यदि समबाहु है तो √3/4 भुजा की स्क्वायर, √3/4 भुजा की स्क्वायर। यदि विषम बाहु है तो विषम बाहु के लिए हम प्रयोग करते हैं √s, s-a, s-b और s-c। इसको हम बोलते हैं हीरो का सूत्र, जहां s क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। और परिमाप मैंने आपको पहले बता दिया कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी 3 भुजाएं हमारे पास a, b और c, तीनों अलग अलग है, इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी s का मान आ जाएगा। यहां तक हो गया क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं आयत की। आयत क्या होता है, देखो ये हमारे पास आयत, ये इसकी क्या है, लंबाई, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। सबसे पहले देखो आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कंप्लीट डिटेल से देख लो। एक लंबाई ये, एक लंबाई ये हमारे पास, तो देखो लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई और फिर चौड़ाई, 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई, तो 2 लंबाई और 2 ही क्या हो गई, चौड़ाई। तो फॉर्मूला देखो 2 कॉमन आ रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। किसका होता है, परिमाप का। याद रखना परिमाप में हम इकाई शब्द काम में लेते हैं, और क्षेत्रफल में इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई, और आयतन में हम घन इकाई का काम प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद आता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो आयत के बाद आता है वर्ग। क्या आता है, वर्ग। वर्ग देखो, वर्ग 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। माना ये भुजा ए है तो ये भी कितनी होगी, ए ही होगी। ये भुजा भी कितनी है, ए, और ये भुजा भी कितनी है, ए। चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। चारों भुजाओं को हमने क्या किया, एक भुजा को 4 से गुणा कर दिया, चारों भुजाएं आ गई। या फिर आप ये लिख सकते हो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 4 बार अलग अलग जोड़ सकते हो। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, या फिर भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हो, एक स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको। ये था वर्ग के बारे में। अब बात करते हैं वर्ग की। यहां तक हम अभी तक 2D आकृतियां पढ़ रहे हैं। ये हमारी टोटल कौन सी आकृतियां हैं, 2D आकृतियां हैं। अब देखो वृत्त, ये हमारे पास वृत्त है। सबसे पहले आप लोगों से मैं वृत्त की परिभाषा पूछता हूं। वृत्त की परिभाषा क्या होती है, ये इसका केंद्र है ओ। देखो समतल में स्थित, इसकी परिभाषा में लिखवा देता हूं, याद रखना। समतल में स्थित है बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ है, बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ है जो एक बिंदु से हमेशा समान दूरी पर स्थित होता है, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है,
वृत्त कहलाता है। समतल में स्थित है, बिंदुओं का एक बिंदु पथ है, एक बिंदु से हमेशा क्या ये पथ है समान दूरी पर होता है, क्या कहलाता है वृत्त कहलाता है। इसे हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र ओ यानी सेंटर सीबी से लिखा जाता है। केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती है त्रिज्या। केंद्र से परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है वृत्त की त्रिज्या। अब देखो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाला एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाता है, दो बिंदुओं को आपस में मिला रहा है, परिधि के केंद्र से होकर के गुजरता है तो क्या कहलाता है व्यास कहलाता है, जिसे हम लिखते हैं डी से, और डी का अर्थ होता है डायमीटर। अब देखो कई बार ऐसी आकृति मिल जाती है और पूछ लेता है इसे क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाला रेखाखंड तो आपका व्यास हो गया, और वृत्त का सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है व्यास होता है। देखो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती है जीवा भी कहलाती है, लेकिन केंद्र से होकर के गुजरेगा तो क्या होगा आपका व्यास होगा, और व्यास आपका सबसे बड़ी जीवा है। अगर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाता है छेदन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है छेदन रेखा। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखो सबसे पहले वृत्त की परिधि, अब तक हम काम में ले रहे थे नाम परिमाप। परिमाप और परिधि एक चीज होती है, क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ पे देखो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, 22/7 या 3.14। पाई का आविष्कार किसने किया था आर्यभट्ट ने किया था। पाई का मान 3.14 मिलियनों तक निकालने वाला पहला महान गणितज्ञ कौन था एमएस रामानुज, जिनके जन्म दिवस पर गणित दिवस से मनाया जाता है। इसके बाद देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक हमारा 2D आकृतियां क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे 3D आकृतियां, और 3D आकृतियों में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है घन। 3D आकृतियों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले घनाभ। तो देखिए घनाभ, घनाभ किससे मिलकर के बना होता है आयत से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है आयत से। कितने होते हैं आयत के फलक इसके अंदर 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं 6। तो देखो ये हमने बनाया घनाभ, ये लंबाई है घनाभ की, ये घनाभ की क्या है चौड़ाई, और ये क्या है घनाभ की ऊंचाई। हो गया तक क्लियर। घनाभ में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। तो सबसे पहले देखो घनाभ की चारों दीवारों का पूछ लेते हैं कई बार। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्र क्या पूछ लेते हैं चारों दीवारों का। कई बार क्वेश्चन में आता है कि चारों दीवारों पर सफेदी कराने का कुल खर्च ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं। चार दीवारों का पूछे तो होगा आपका फॉर्मूला 2l + b * h, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का क्या होता है क्षेत्र परिमाप होता है, और परिमाप में अगर हम ऊंचाई जोड़ देते हैं तो चारों दीवारों का क्या जाता है क्षेत्रफल आ जाता है। अगर पूछे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये भी बोल सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख लो 2lb + bh + hl। देखो l का मतलब लेंथ लंबाई, b का मतलब ब्रेथ चौड़ाई, और h का मतलब हाइट यानी ऊंचाई। इसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार ले आयो, और उधार लेकर आया तो कुछ ब्याज भी लगा 2 रुपए सैकड़ा ब्याज लग गया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार ले आयो। इसके बाद आता है घनाभ का आयतन। क्या आता है घनाभ का आयतन। क्या होता है घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और फिर आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण क्या चीज होता है देखो
कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एक घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25, 24 और 23 सेंटीमीटर है। बताइए कमरे में लंबी से लंबी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, यानी लंबी से लंबी छड़, पेंसिल, इस प्रकार से कोई भी चीज पूछे तो होता है विकर्ण, यानी इस कोने से लेकर के हम इस कोने में रखेंगे वो क्या होगा घनाभाकार विकर्ण। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये क्या है घनाभाकार विकर्ण। मैंने पहले बोला था विकर्ण निकालेंगे तो आपकी इकाई होगी, इकाई में लिखोगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। अगर आप निकाल रहे हो परिमाप तो भी आप क्या शब्द लगाओगे, इकाई शब्द काम में लोगे और या दी हुई हो वही इकाई लिखोगे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। और यदि आप क्या निकालते हो, क्षेत्रफल निकालते हो तो क्षेत्रफल के लिए काम में लेते हैं वर्ग इकाई। और यदि आप लोग आयतन निकालते हो तो काम में लोगे घन इकाई। इकाई आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी दी हुई है वही काम में लोगे। ये तो था आपका घनाभ। इसके बाद आता है फिर हमारे पास घन। घन के बारे में देखिए, घन जिस प्रकार से घनाभ आपका 6 आयतों से मिलकर के बना, उसी प्रकार से घन भी 6 वर्ग से मिलकर के बनेगा। अब देखो एक तो वर्ग हो गया हमारे पास ये, ठीक है, एक वर्ग हो गया हमारे पास ये, 2 वर्ग हो गए, ये लो भाई वर्ग आपका घन बन गया। ये क्या हमारे पास माना घन है। इसकी भुजा हमने क्या मानी a है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यदि तीनों इकाइयां बराबर होती है तो घन होता है, और तीनों अलग अलग है या दो समान है तीसरी अलग है तो भी वो क्या है घनाभ है। इस चीज में इतना ही डिफरेंस है, यदि तीनों बराबर है तो क्या है घन है, और दो बराबर या तीसरी अलग है या तीनों ही अलग अलग है तो क्या होगा घनाभ होगा। सबसे पहले वही बात, घन की चारों दीवारों का, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या निकालोगे। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा की स्क्वायर, क्योंकि एक भाग है उसका क्या होता है भुजा की स्क्वायर होता है, यानी वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की स्क्वायर होता है। 4 भाग हो गए चारों दीवारों के तो कितना हो गया 4 की स्क्वायर। यदि हमें पूछे घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। 6 का क्या है तो 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। इसके बाद फिर आता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है आपका भुजा की क्यूब, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख रहे थे घनाभ में, यहाँ पे तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है समान है तो क्या लिखेंगे भुजा की क्यूब। इसके बाद आता है घन का विकर्ण। क्या आता है घन का विकर्ण, तो विकर्ण होता है आपका a√3, यानी √3 इंटू भुजा लिख सकते हो या भुजा इंटू √3 लिख सकते हो। ये तो था हमारा घन तक का टॉपिक। अब बात करते हैं बेलन की। किसकी बात करते हैं बेलन। देखो बेलन, बेलन के अगर एग्जांपल लेके चलते हैं तो आप बोलोगे, मैं बोला 1 रुपए का सिक्का, आप बोलोगे वर्थ क्या काम होता है, नहीं होता, क्योंकि उसकी ऊंचाई होती है एमएम में होती है, कुछ ना कुछ है। तो जिस वस्तु की ऊंचाई है वो क्या है बेलन है। आप बोलोगे मैंने बोला आपके घर में घड़ी कैसी है, मान लो आपके घर में घड़ी का आकार है वो वर्त के आकार का है, तो आप बोलोगे वर्ताकार है। अरे घड़ी वर्ताकार नहीं होती, घड़ी कैसी है बेलनाकार है, क्योंकि घड़ी की कुछ ना कुछ ऊंचाई है। जिस पृष्ठ में आपके घड़ी की सुइयां घूम रही है वो किस भाग में घूम रही है वर्ताकार भाग में घूम रही है, वही आपका वर्त है। तो देखो सबसे पहले बेलन, बेलन की आकृति होती है ऐसी, बीच का भाग है वो क्या है वक्राकार है, दोनों साइडों में 2 वर्त जुड़े होते हैं, ये आधार बोलते हैं इसको, और इसकी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है, दोनों भागों की त्रिज्या क्या होती है समान होती है, और ये इसकी क्या है ऊंचाई h। अब देखो बेलन में 2 चीजें पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। फिर हम पढ़ेंगे बेलन का संपूर्ण। तो बेलन का संपूर्ण क्या होता है? बेलन का संपूर्ण होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा? आर प्लस एच या एच प्लस आर। इसके बाद तीसरा होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया देखो अब डिटेल से। वक्र का, अब देखो पहले मैंने बोला है बेलन का वक्र पृष्ठीय। ये मेरे पास देखो क्या है? बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार है। अब मैं बात कर रहा हूं इसके वक्र भाग की। देखो ये वृत्त है और ये वृत्त है, ये दोनों वृत्त आपको नहीं लेने, सिर्फ इसके बीच का जो ये हिस्सा है वो क्या होता है? आपका वक्र पार्ट होता है, जिसे हम वक्र पृष्ठीय बोलते हैं। ठीक है, या पार्श्व पृष्ठीय भी बोला जाता है। तो देखो बेलन का हमारे पास सबसे पहले वृत्त की परिधि याद करो। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई है। अगर उसमें हम ऊंचाई जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये जो हिस्सा है वो क्या आ जाएगा? आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो मैंने यहाँ पे छायांकित किया। अब बात आई संपूर्ण की। तो संपूर्ण में देखो ये वक्र भाग तो दिया, तो मैंने इसको लिख दिया 2 पाई आर। फिर एक वृत्त तो नीचे है, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितने हुए? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर मैंने कह लिया कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा h और यहाँ पे क्या बचा? r। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, r प्लस h भी लिख सकते हैं। इसके बाद आती है बेलन का आयतन। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें ऊंचाई जोड़, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर h, पाई आर स्क्वायर h। वो क्या हो गया? आपका बेलन का आयतन हो गया। यहाँ तक को क्या कर लिया? यानी पीछे जो हमने पढ़ा था घन घनाभ से पहले वर्ग पढ़ा था, वर्ग से समझना क्या टॉपिक? घन घनाभ में मैंने पहले बोल दिया, घनाभ में क्या आया था? आयत आया था, और घनाभ में आयत था, घन में वर्ग आया था, बेलन में क्या गया? वर्ग आ गया। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं शंकु की। शंकु के बारे में पढ़ेंगे। बेलन में एक और होता है खोखला बेलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखो खोखला बेलन कैसा होता है। एक बेलन तो ये हो गया, ठीक है, और एक बेलन ये, बेलन के अंदर बेलन है। अब आप बोलोगे ऐसा एग्जांपल बताओ, तो पाइप, पानी की जो पाइप होती है वो क्या होती है? खोखला बेलन होता है, क्योंकि उसकी ये मोटाई है और ये अंदर से क्या है? खोखला है। तो देखो ये आपके पास त्रिज्या r1, बड़ी त्रिज्या r1 नाम दे दिया, छोटी त्रिज्या इसको क्या नाम दिया मैंने? r2 दे दिया। ये क्या है? h। सबसे पहले देखो इस प्रकार का खोखला बेलन आ जाए तो खोखले बेलन की बात करेंगे। तो खोखले बेलन का होता है आपका संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण होता है। और संपूर्ण का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका 2 पाई h r1 प्लस r2, r1 की स्क्वायर प्लस r2 की स्क्वायर माइनस r1 r2। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको, एक बार छोड़ दीजिए, इसको कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले आयतन की बात करते हैं। आयतन होता है खोखले बेलन का पाई r1 की स्क्वायर माइनस r2 की स्क्वायर इनटू h। ये तो होता है खोखले बेलन का आयतन, और इसका क्षेत्रफल है वो आपको कंफर्म करके बता देंगे। एक बार छोड़ देते हैं इसको पेंडिंग में। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं शंकु, क्योंकि लंबा टाइम हो गया, 3 महीने में दिमाग से निकल गया, वो आपको थोड़ा सा देख के बता देंगे। बात करते हैं शंकु की। शंकु में क्या होता है? ये हमारे पास शंकु इस प्रकार का होता है। शंकु एग्जाम्पल के लिए जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोन, ये क्या है? शंकु है। इसकी त्रिज्या क्या है? r है, ये ऊंचाई h है, और इसको हम बोलते हैं ढालू लंबाई, तिर्यक लंबाई, तिरछी लंबाई, या तिर्यक ऊंचाई भी बोला जाता है। पेपर में 10th क्लास की जो बुक है उसमें तिर्यक ऊंचाई शब्द काम में लिया गया है। मैं लिख देता हूं r त्रिज्या, h ऊंचाई और l तिर्यक ऊंचाई। मैं तिर्यक ऊंचाई शब्द काम में ले रहा हूं क्योंकि बुक में है, वही बोला जाएगा।
अब देखो सबसे पहले कई बार क्या बोल देता है, ये आपके पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय शब्द काम में लेंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? जिसको हम बोलते हैं बोधायन प्रमेय। पहले एक गणितज्ञ था बोधायन नामक, उन्होंने एक प्रमेय दी थी। बोधायन ने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि एक आयत पे दी थी कि आयत की दो भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन इसको जब पाइथागोरस ने किया तो उन्होंने क्या बताया, समकोण त्रिभुज पे लागू किया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बच गया वो क्या होता है? आधार होता है। और इन्होंने बताया कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम यहाँ पे ये काम में लेंगे। कैसे? देखिए, कई बार आप लोगों को क्या देगा, आधार की त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई दे देगा, तिर्यक लंबाई पूछेगा कि तिर्यक लंबाई ज्ञात करो, या फिर ये बोल देगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो तिर्यक लंबाई तो हमें चाहिएगी। तो देखो तिर्यक लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L बराबर √r की स्क्वायर प्लस h की स्क्वायर। वही बात है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो मान रूट में चला जाएगा। अगर त्रिज्या निकालनी पड़ जाए तो L की स्क्वायर माइनस h की स्क्वायर, अगर h निकालनी पड़ जाए तो L की स्क्वायर माइनस r की स्क्वायर। हो गया क्लियर? अब देखो इसके बाद करते हैं शंकु का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब देखो इसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर आर प्लस एल। वक्र भाग में कौन सा काम में लेंगे? सिर्फ इतना ही भाग काम में आएगा। संपूर्ण में नीचे वाला वर्तुल जुड़ जाएगा, यानी हो गया आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा? एल प्लस आर या आर प्लस एल। इसके बाद देखो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बहुत ही आसान है। यदि आप लोगों को बेलन का आयतन याद है तो उसका तीसरा हिस्सा होता है, वो क्या होता है? शंकु का आयतन होता है। बेलन का तीसरा हिस्सा क्या होता है? शंकु का आयतन होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहां तक हो गया हमारा शंकु तक का टॉपिक। नेक्स्ट बचा हमारे पास गोला और छिन्नक, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और एक आपका बचा है खोखला गोला और खोखला बेलन, जो अगले टॉपिक में होगा। तो हमारे इस टॉपिक को कितना पसंद आया है बताइए, कितना समझ में आया वो भी बता देना। धन्यवाद।